सत्र अपने आखिरी पड़ाव पर है और दिन भर लोग सुनते रहे हैं और आपके लिए वो इंतज़ार चलता रहा कि आप आएंगे। मैंने अनुज से कहा कि कुछ सवाल हैं, अगर इन पर चर्चा हो जाए तो बेहतर है। तो आपने कहा कि हिंदी है, हिंदी पे रखिए ना। चूँकि ये जो मंच है ये सिर्फ हिंदी लेखन का नहीं, साहित्य का नहीं है, ये सब कुछ जहाँ से आता है वो पूरा हिंदी का समाज उसकी खातिर है। तो टुकड़ों में मैं नहीं देख सकता हूँ, वो कई टुकड़े हैं, मिलकर के एक दुनिया बनती है हिंदी की। और एक समग्र रूप से हिंदी को हम रख सकें उसकी खातिर ये है। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपसे ऐसे ही बात करूँगा, जैसे अनुज से मुन में बात कर लेता हूँ। तो कोई सवाल नहीं है। पहला ये है, हिंदी आप जीते रहे हैं और मैं अंदर से पहली बार ये महसूस किया कि हिंदी से जुड़ाव, लगाव आपका कैसा है। एक फ़ोन और उसके बाद मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि आप कई तरह की व्यस्तताओं के बावजूद समय निकाला। हिंदी अनु कपूर को मैं कैसे देखूं? जो देश की राष्ट्रभाषा है, मेरा सौभाग्य है कि वो मेरी मातृभाषा है। और मुझे अपनी मातृभाषा में संवाद करते हुए ना कभी छोटेपन का अनुभव हुआ है, ना मैंने उसको कभी बड़ेपन से देखा है। ये मेरी भाषा है, मेरी मातृभाषा है। इसमें मैं 10 गलतियां भी कर दूं तो किसी के बाप का कुछ नहीं होने वाला है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक मैंने फिल्म बनाई थी, उस फिल्म के लिए जो एक मुख्य भूमिका, ये पहला अवसर था जब श्रीमती जया बच्चन ने मुझे प्रोड्यूसर बनने का अवसर प्रदान किया। मैंने निर्देशन भी किया उसका। मेरी छोटी बहन सीमा कपूर ने वो कहानी सुनाई थी मुझे। ऑस्कर वाइल्ड की एक स्टोरी है जिसका नाम है द कैंटरविल्स घोस्ट। तो जब मेरी बहन ने वो कहानी सुनाई मुझे, बहुत हृदय में उतर गई और चित्त में भी समा गई। मैंने एक दिन दोनों को ऐसे ही, किसी ज़माने में था, अच्छा, तो मैंने कहानी सुना दी। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए क्यों नहीं बनाते, हम बड़े लोग हैं, हम छोटे लोगों को बोल देते हैं। 2-3 दिन बाद उनका फ़ोन आया, कहने लगे मुझे मालूम था तुम गंभीरता से नहीं लोगे, इसलिए हम लोग गंभीर, तुम उस कहानी को बनाओ। तो मेरी पहली चॉइस स्वर्गीय अमरीश पुरी थे, परंतु अमरीश जी ने कहा कि तू सोच रहा है मैं अप्रैल में मेरे कोल डेट नहीं हैगी, तू नवंबर तक रुक जा। मैंने कहा मैं रुक नहीं सकता हूँ। नाना पाटेकर के पास गया तो नाना ने कहा कि मैं एक साथ तेरे को 1 महीना नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा स्क्रिप्ट देख लो, स्क्रिप्ट छोड़ जाओ। उसके बाद मैंने नसीरुद्दीन शाह को फ़ोन किया, कहने लगे आ जाओ। तब तक बात हो गई थी कि अनु की फिल्म बना रहा है। तो मैं नसीरुद्दीन शाह के पास निकलने वाला था, अचानक नाना पाटेकर का फ़ोन आया, सुन मैंने वो मेहुल कुमार से बात कर ली है, तू फटाफट मेरे पास आ जा, 1 महीना ले ले, तेरी स्क्रिप्ट में दम है। फिल्म का नाम था अभय। चलिए जी, बात हो गई। और उस समय नाना पाटेकर जो भी व्यावसायिक क्षेत्र है जैसे हम कहते हैं कि भाई उनके पारिश्रमिक कितना होगा, तो वो 65 लाख रुपया लेते थे एक पिक्चर करने का। नाना पाटेकर 65 लाख रुपया। दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताइए नाना पाटेकर ने मेरी वो फिल्म कितने में की होगी? 21,000 रुपये में। 21,000 रुपये में। और शायद उनके जीवन में मैं
प्रथम और अंतिम निर्देशक हूं जिसके साथ उनका झगड़ा नहीं हुआ। ये भी सही बात है। तो बात यहां से शुरू हुई। मेरी बहन ने एक लाइन लिखी, उसके अंदर एक छोटी बच्ची, आज की डेट में वो बच्ची बहुत बड़ी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, मैंने सुना है, एका लाखानी उस बच्ची का नाम, और 2 बच्चे हैं, राणा परिवार आपके, ये वैज्ञानिक चित्त का परिवार है, भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं रखता है। और राणा साहब का मानना है, बेंजामिन गिलानी साहब ने वो रोल किया था, कि जिसे हम जानते नहीं हैं, जब जान लेंगे तब मान लेंगे, जब जान लेंगे तब मान लेंगे, और जब मान लेंगे तो सामना करना सीख जाएंगे। डरने की क्या बात है। ये उस जो महल है उसमें रहने वाले जो प्रेत हैं, नाना पाटेकर, जिनका नाम है राजा दिग्विजय सिंह, उनको पसंद नहीं आती है ये बात। वो चाहते हैं कि लोग डरें। बहुत पहले किराएदार यहां पर आते थे, डर के चले जाते हैं। लेकिन ये परिवार का वैज्ञानिक चित्त है, वो कहता है कि भाई नास्तिक की अपनी प्रॉब्लम है कि वो जानता नहीं है और मानता भी नहीं है। आस्तिक की प्रॉब्लम है कि वो भी जानता नहीं है लेकिन मानता है। दोनों की प्रॉब्लम मानने के ऊपर है। मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मानना मतलब जानना इंपॉर्टेंट है। जान के आपको, आप जानने के बाद आप सत्य जब प्राप्त करेंगे तब मानिए आप। ये इस तरह के चित्त के साथ। तो उसमें एक लाइन थी, ये बच्ची उससे डरती ही नहीं है, तो बच्ची के साथ ये बहुत बात करता है। ये एक 150 साल पुराना भूत है। तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि तुझे मालूम है, लोग मुझसे डरते हैं, लोगों को डरा कर ही मैं हूं। तो नाना ने कहा कि ये इधर आ, ये लाइन गलत है। मैंने देखा, अपनी गलती सुधारने के लिए मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक तैयार रहूंगा। मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, सही है। कहना नहीं, ये लाइन गलत है। मैंने, लाइन ठीक है। कहना मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा लाइन ठीक है, लेकिन अगर तू नहीं बोलेगा तो तू अपने स्टार होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। चुपचाप कोने में चला गया। और मैंने भी उस समय रॉ स्टॉक पे शूटिंग हुआ करती थी। अभी जो आप डिजिटल पे शूटिंग करते हैं बहुत आसान है, एक चिप लगा दी। चिप की कीमत आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगी। तो ले रहे हैं, कितने ही शॉट ले लो आप। रॉ स्टॉक में जब रॉ स्टॉक लगता था, 4000 5000 रुपए का एक 200 फीट का एक डिब्बा होता था, तो कलेजा जो है ना कांपने लगता था। अरे कितने डब्बे जा रहे हैं, कितने डब्बे जा रहे हैं, अरे कितने डब्बे जा रहे हैं। तो मैंने, स्वर्गीय सुदर्शन नाग हमारे कैमरामैन थे, मैंने उनसे कहा कि ये पूरा जो लाइंस हैं, पूरी 10-12 लाइन, ये मैं एक शॉट में लूँगा। तो उन्होंने सिगरेट का खुंदक आ गई क्या? मैंने कहा खुंदक आ गई, खुंदक आ गई। मैंने एक शॉट में लिया और मैं बोला कि ये यहाँ पे ऐसे है, और उसने किया, बहुत अच्छा किया। ये हमारी भाषा है। कह ले तूने तो ऐसा बोल दिया स्टार। मैंने कहा ना, ये मेरी भाषा है। इसमें जोड़ रोड़, जिसे अंग्रेजी में स्लैंग कहते हैं। स्लैंग पता है क्या? स्लैंग इज अ लैंग्वेज which rolls up its sleeves, spit on it and goes to work. That is slang. धड़ामदन से गिर पड़े, इसको कैसे करोगे आप? नहीं कर सकते आप, बहुत मुश्किल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अनुवाद आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो हिंदी मेरी भाषा है, और हिंदी से जुड़ी कुछ जो अपभ्रंश भाषाएं हैं, राजस्थान की भाषा है, मारवाड़ी है, ब्रजभाषा है, बुंदेलखंडी है, बिहारी है, भोजपुरी है, जो उसी से जुड़े हुए हैं सारी की सारी चीज़ें। तो उसमें मैंने घाट घाट का पानी पिया है, इसलिए उनके बारे में मुझे मालूम है। एक सवाल ये है, चूँकि हिंदी आप जीते रहे हैं, ये बहुत कम होता है फिल्मों के ज़रिए। मैंने कई लोगों को देखा है और व्यक्तिगत तौर पर मेरा अनुभव रहा है कि वो हिंदी का सिनेमा तो जीते हैं, हिंदी का जीवन नहीं जीते, हिंदी के जीवन से उस तरह से जुड़े नहीं होते हैं।
आपके साथ सबसे अच्छी बात यह कि आप हिंदी का जीवन जीते हैं, हिंदी की ज़मीन से जुड़ाव रखते हैं और हिंदी सिनेमा को हिंदी की ज़मीन से देखते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जो एक लीग बन जाती है, ऊपर जो लीग है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी सिनेमा का संकट ये है कि उसके पास कंटेंट नहीं है। हिंदी सिनेमा सफल नहीं हो पा रही। जो साउथ की फिल्में हैं वो ज़्यादा बेहतर कर रही हैं, कमर्शियली भी, कंटेंट के लिहाज से भी, एक्सपेरिमेंट के स्तर पर भी। हिंदी का संकट सिनेमा का क्यों है ऐसा? हिंदी सिनेमा, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा है, बहुत कम था। और मौलिक शब्द का यहां उपयोग करना चाहूंगा, मौलिकता तो है ही नहीं। 98% माल चोरी का माल है, चोरी का माल है, और 2% जो है वो मौलिक बन गई। हो गई तो बन गई, कैसे बन गई? और उनमें मुझे बहुत प्रसन्नता है बताते हुए कि उन 2% जो मौलिक रचनाएं हैं, उनमें से एक फिल्म थी जिसका नाम था विक्की डोनर, जिसमें मैंने काम किया। मैंने बहुत कोशिश की कि जूही चतुर्वेदी का पकड़ लूं, शुजीत सरकार को, कि भैया तुमने कहां कहां से मारा है। लेकिन विश्वास मानिए, बहुत शोध करने के बाद इतना पता चला कि हमारी फिल्म विक्की डोनर केस के 3 साल बाद हॉलीवुड ने डिलीवरी मैन, जो स्पर्म का जिक्र करती है, लेकिन इतनी सशक्त कहानी, इतना सशक्त पटकथा, सब कुछ जो लिखा है जूही चतुर्वेदी, और वो ओरिजिनल फिल्म है। बहुत कम ओरिजिनल है। टीवी पे ओरिजिनल क्या है? रामायण हमारी एपिक है, महाग्रंथ है, महाकाव्य है। महाभारत हमारा है बुनियाद, तमस। क्योंकि ये जो भारत का विभाजन हुआ है, ये अपने आप में एक दुख भरी त्रासदी है। इससे पहले 1923 में धर्म के आधार पर ग्रीस और टर्की के अंदर एक पैक्ट हुआ, धर्म के आधार पर। 1923 किया था, उससे पहले 92 कि भैया तुम्हारे पास जितने टर्की मुस्लिम राष्ट्र, टर्किश, ग्रीस क्रिश्चियन राष्ट्र, और एथेंस का, पूरी पश्चिम का दर्शन एथेंस से तो निकला है, सब कुछ एथेंस से निकला है। सोक्रेटिस वहां के हैं, प्लेटो वहां के हैं, एरिस्टोटल वहां के हैं, एपिक्यूरस वहां के हैं, मार्कस ऑरेलियस वहां के। आप पढ़िए उनका दर्शन क्या है। तो कहने भाई धर्म के आधार पर है। ग्रीस के जितने भी मुसलमान हैं वो सरकारी संरक्षण में तुर्की आ जाएं, और तुर्की के जितने क्रिश्चियन हैं वो सरकार के संरक्षण के अंदर ग्रीस में चले जाएं। एक बूंद नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, 2 कंट्री में सेटलमेंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एक और उदाहरण मिलता है, 70s, मिड 70s के अंदर एक राज्य हुआ करता था, एक कंट्री होती जिसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। इसका हुआ अलगाव, विभाजन हुआ, तो एक कंट्री बन गई चेक रिपब्लिक और दूसरी कंट्री बन गई स्लोवाक रिपब्लिक। इन दोनों का, वो चेक का प्राहा है, इधर ये अपना ब्रातिस्लावा या ब्रुनो को इस तरह का राजधानी है, और इसको यूरोपियन इतिहास में वेलवेट डिवोर्स के नाम से जाना जाता है। तुम अपने घर पे ठीक है भाई, हम हमारे ये है ठीक है भाई। लेकिन ये जो 1947 का विभाजन हुआ है भारत का, इसमें केवल हिंसा और रक्तपात के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए बुनियाद या तमस जैसी मौलिक रचनाएं हमारी, उनकी जो त्राजदी है, हमारी घटनाएं हमारी, इसलिए आपकी तमस आपकी है, रामायण आपकी है, महाभारत आपकी है, अंताक्षरी आपकी है। क्योंकि अंताक्षरी आपकी इसलिए है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जिन 64 कलाओं का वर्णन किया है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, गायन, नर्तन, वादन और सेंधमारी तक, उनमें एक कला अंताक्षरी थी, जिसका उदय गुरुकुल में हुआ। गुरुकुल में हुआ। शायद किसी एंटरप्राइजिंग या किसी गुरु के मन में आया है कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाए, तो उन्होंने बच्चों को कहा कि तुम संस्कृत के श्लोकों के साथ अंत अक्षरी, अंताक्षरी नहीं है, अंत अक्षरी,
नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेन्दयापो न शोष्यति मारुतः हस्तौ च पादौ नयने प्रसन्ने कर्णौ सुतीक्ष्ण वदनं च कांतम नासासु रम्या मननाय चित्तम ईशेन दत्तम तदिदम समग्रम। यहाँ से शुरू हुआ। और जिस तरह से होमवर्क जो है बच्चे घर लाते हैं, होमवर्क लेके आए संस्कृत में, माता पिता ने सहायता की, इस तरह से संस्कृत के श्लोकों के साथ अंताक्षरी शुरू हुई। फिर लोगों ने प्राकृत और मगध और पाली भाषा के अंदर जो उनकी भाषाएं थी उनमें चौपालों के ऊपर खेलना शुरू कर दिया। और विदेशी आतताइयों के साथ एक नई भाषा आई, पर्शियन आई, अरबिक के वर्ड आए, टर्की आई, और वहाँ पर धीरे धीरे बैंतबाजी के नाम से भाषा मशहूर होने लगी। और फिर 1931 में जब भारतीय फिल्मों ने बोलना शुरू किया जनमानस में, इंडिया के लोगों का, भारत के लोगों का मनोरंजन का मुख्य माध्यम तो भैया क्रिकेट और सिनेमा, 5 याद रखिएगा, सी फॉर सिनेमा, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर करप्शन, सी फॉर कास्ट एंड सी फॉर कंप्लासेंसी। ये 5 ABCD याद रखना। इसके बिना 100 में मतलब 10 में से 9 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ये भी एक सत्य है। आते हैं अनु जी। मैं आपको तो मैं आपको ही बोल रहा था मुझे कि ये 4-5 जो चीज़ें हैं वो हमारी मौलिक हैं, बाकी तो सब। हाँ, एक मौलिक बात जो आपने अभी रख दी है, वहीं से मुझे लगता है चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए। आपने चेकोस्लोवाकिया का उल्लेख किया, आपने ग्रीस और टर्की का उल्लेख किया, वेलवेट डिवोर्स का उल्लेख किया, और हिंदुस्तान को आपने जोड़ा। क्या अन्नू कपूर ये मानते हैं कि हिंदुस्तान का विभाजन जिस तरीके से हुआ, जिस आधार पर हुआ, वो गलत था और उसका खामियाजा आज भी हिंदुस्तान उठा रहा है? आपने 2 उदाहरण रखे हैं, तब मैंने सवाल रखा। अपनों ने प्यार जताकर, गैरों ने मक्कारी से, अपनों ने प्यार जताकर, गैरों ने मक्कारी से, हमको तो मिलजुल कर लूटा लोगों ने बारी बारी से। अपनों ने प्यार जताकर, गैरों ने मक्कारी से, हमको तो मिलजुल कर लूटा सबने बारी बारी से। यही हमारी त्रस्ती है। और गलत हुआ। सबसे पहली बात, विभाजन ना होता तो भी गड़बड़ होती। विभाजन भारत का होना एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई थी, अनिवार्य आवश्यकता बन गई थी। कभी मंच मिला, आपका साथ रहा। अभी तो रात बहुत ढल चुकी है, ढल गई शाम सितारों का जुलूस आया है, तो अभी रात बहुत ढल चुकी है। थोड़ी हल्की फुल्की हास्य व्यंग की बात भाई नीलोत्पल मृणाल ने इतनी सुंदर नीर फकीर और ये कबीर, तो मेरे मन में भाव उठ रहा था। कबीर का जो जिक्र करेगा, कबीर की चेतना के बारे में ओशो रजनीश ने कहा था कि मीरा का नृत्य और बुद्ध का मौन जहां मिलते हैं वहां कबीर की उत्पत्ति होती है। इत्तेफाक से वो रोल भी मुझे ही करना पड़ा। तो हद में रहे सो औलिया। नीलोत्पल जी सुनना, आपने कबीर की बात की, फकीर की बात की। ये इस्लाम में डिफरेंट पदवियां हैं, सेलेस्टियल इनको कह सकते हैं आप, सीट्स हैं, सेलेस्टियल टाइटल्स हैं, औलिया, दरवेश, फकीर। हिंदी हमारे जैसे महर्षि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, संत हमारे। तो हद में रहे सो औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया को औलिया कहा जाता है। हद में रहे सो औलिया, बेहद रहे सो पीर। हद मतलब एक लिमिट में रहे, वो औलिया है, और बेहद मतलब लिमिट के बाहर हो जाए, वो पीर है। हद में रहे सो औलिया और बेहद रहे सो पीर, हद बेहद दोनों जपे बाको नाम कबीर। ये है। तो ये जो हुआ धर्म के आधार पे हुआ, और उसके अंदर फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले गए। धर्म के बारे में बड़ी कमाल की व्याख्या लोगों ने की है। धर्म मानव के चित्त का निर्माण है, और उसके बारे में आप सब अंग्रेज़ी समझने वाले बैठे हुए हैं, और मैं विदेशी भाषा में बात कर रहा हूँ, तो ये गड़बड़ बात है। मैं आपकी अंग्रेज़ी भाषा में बात करता हूँ। मार्क ट्वेन अमेरिकन बहुत बड़े राइटर हुए थे, तो उन्होंने कहा था द रिलीजन वॉज इन्वेंटेड। सुनना, मैं माहौल को थोड़ा लाइट करने के मूड में हूँ। रात बहुत हो चुकी है, अभी कहाँ थका, 70-71 साल का होने वाला हूँ, कहाँ अभी अच्छा बात करोगे। कितने जवान हैं आप। Religion was invented when the first con man met the first fool on this earth. ये मार्क ट्वेन का कहना है, मार्क ट्वेन का कहना है। सो बंटवारा होना,
अनिवार्य हो गया था। और ठीक हुआ, हाथ से बात निकल चुकी थी। फिर कभी चर्चा करेंगे, बंटवारे होना था और किन किन शर्तों के ऊपर होना था। उन्होंने तो वो शर्तें पूरी कर दी और बुरी तरह पूरी की। हमारे यहां ये तुष्टीकरण का जो कीड़ा आ गया था, उसने बड़ा विनाश किया है। लेकिन अभी इस पे चर्चा मत करना, बहुत भड़ास है, निकल जाएगी, तुम्हारी पूरी रात बर्बाद कर दूंगा मैं। ये दिक्कत ये हो जाती है ना जी कि अगर आप सोने के लिए जाएं और बिस्तर पर सोते समय ये अंदेशा हो जाए कि दरवाज़ा शायद बंद है कि नहीं है, तो आप उठ करके जाते हैं देखने के लिए कि दरवाज़ा बंद तो है ना। जी। आपने वहाँ ला के छोड़ा है जहाँ मुझे बिस्तर से उतर के दरवाजे तक जाना है। राणा भाई, और मैं इतना कहना चाहता बस हूँ, थोड़ी देर के लिए साथ चले चलिए फिर तो हम आ जाएंगे मस्ती के ये मूड भी में। नहीं, उसके बाद मैं मस्ती में जा नहीं पाऊंगा। क्योंकि देखिए, एक बात सुनिए, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। मैं कोई रिलीजियस साधु महात्मा बाबा नहीं हूँ। मैं तो एक अदना सा एक कलाकार हूँ जो कैमरे के सामने थोड़ा नाच गाना गा के, थोड़ा सा अभिनय करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है। और मेरा उद्देश्य, मैं राजनीति और धर्म से बहुत दूर हूँ, अभी से नहीं, शुरू से ही। मैं इस योग्य ही नहीं हूँ, न राजनीति के योग्य हूँ न धर्म के योग्य हूँ। धर्म, क्योंकि मैं धर्म से दूर हूँ, इसलिए अधर्म से भी दूर हूँ। नहीं, मैं तो इस तो देश इसलिए के- मैं ये कह रहा हूं कि उस लेन में अगर मैं जाऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आपने कहा दरवाजा खुला हुआ है, मैं बार बार देखना चाहता हूं, उसको ही फोबिया बोलते हैं। हाँ, वो जब तक दूर ना हो जाए। फोबिया। और फोबिया की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, इट्स एन इंटेंस परसिस्टेंट वेरी इंटेंस फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और थिंग, बट इट्स एन इरेशनल अप्रोच टू फियर। ये है उसकी परिभाषा। आप इरेशनल, जो तटस्थ नहीं है, एक ऐसे भय से, किसी व्यक्ति के बारे में उसके भय से, या किसी स्थान के बारे में, किसी कल्पना के बारे में आप भयभीत रहते हैं, जिसमें तटस्थ नहीं हो पाते हैं। तो ये जो भय है, जो फोबिया जिसे कहते हैं, वो अपने आप में इरेशनल है। लेकिन भारत के अंदर जो भय है ना, वो इरेशनल नहीं है। इतिहास गवाह है, किताबें पढ़िए, अच्छा शोध कीजिए तो आपको पता पड़ेगा, इरेशनल नहीं है, नाम ही गलत दिया गया है। भय, भय, भय था, इसलिए भय को मिटाने के लिए कुछ ज्यादा ही अपीजमेंट हो गया, वहां पे गड़बड़ हो गई। हम कभी भी गड़बड़ हो गया। अभी छोड़िए ना आप, अच्छी, अच्छा बताओ आप लोगों को हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है यार? छोड़ो ना आप, बोलो, वो बताओ यार, अच्छी सी नाचना किसका? मैं तो, मुझे तो जब ये मैंने गाना, अच्छा, मैं लौट करके आऊंगा। मैं समझ मेरे गया को हूं बता, कि मेरे को गाना सुना दो। देख रहे हो वो क्या गाना है यार, मेरे को अंताक्षरी शो करके आया, हाँ, अमेरिका में मैं। सो मुझे हमारी क्रिएटिव टीम ने एक गाना दिखाया। अरे मैंने कहा यार ये तो कमाल है, आहा क्या नाच रही है यार। थोड़ी फुर्सत, आय हाय, आप देखिए क्या, आहा, दूधिया बदन है, मिल्की, आहा क्या बात है सर, वाह ऐसा। और क्या डांस करती है। लेकिन इस मैंने, हमारा अंताक्षरी जो है वो तो मुखड़ा का खेल है। मुखड़ा, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, या मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो मुखड़ा पूरा करना पड़ता है। मुखड़ा है, फिर छंद है। तो मुझे मालूम था, मैंने अपनी क्रिएटिव टीम से कहा कि हम इनको कितना ही बता दें कि मुखड़ा गाना है, लेकिन इसमें कोई शायद ही 10% स्कोर कर पाए, और यही रहा मेरा प्रेडिक्शन, 10%। क्योंकि आप वो दोनों जो लाइन है, क्या है, जरा गुनगुनाइएगा वो, थोड़ी फुर्सत, गाइए गाइए ना। वक्त बर्बाद न बिन बात की, बातों में कीजिए, आज की रात मजा। देखिए ये, लेकिन उसके बाद जो कोरस, जान की कुर्बानी दे दे दिल भर जानी, तबाही पक्की है, आग तू मैं पानी, जान की, जब तक वो नहीं गाएंगे तब तक मुखड़ा पूरा नहीं होगा। और इसमें 90% लोग फ्लॉप हो गए। देखिए कितना अच्छा लगा, अरे क्या बात है, वाह वाह। मतलब मैं जब कभी भी आपको सुनता हूँ, जैसे कबीर का जिक्र किया आपने, तो मैं जब गांव में था, टीवी पर कबीर चलने लगा था, तो उस दौरान मैंने आपको देखा जाना, और बड़ा मुरीद हूँ।
कई वजहों से। उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है वो आपकी भाषा, भाषा के ऊपर नियंत्रण, और कहाँ कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है इसकी कलाकारी, और बहुत माहिर तरीके से आप करते हैं, असर छोड़ते हैं। तो गाहे बगाहे मैं जब गाड़ी से, कार से जाता हूँ और जहाँ कहीं भी आपका रेडियो शो आ जाता है तो मैं रुक जाता हूँ। वो कहानियाँ चलती रहती हैं, और कहानी, गाने से मेरा बहुत ताल्लुक़ नहीं होता है, कहानियों से होता है। कहानियाँ बहुत ही मुझे लगता तराश के लाई जाती हैं, तलाश के लाई जाती हैं, बहुत रिसर्च होता होगा। कुछ कहानियाँ ऐसी बताइए ज़रूर जो कहानियाँ आपको भी बहुत खींच में, अरे ये क्या, बहुत शानदार है। तो अगर 2-4 वाक़ये ऐसे हो जाए, नहीं तो फिर मैं वही जाऊँगा कि विभाजन जो है वो आपने जहाँ छोड़ा वहाँ क्यों छोड़ा। अभी ये मंडाल भैया ने इतनी अच्छी अच्छी दिल को लगने वाली और तर्क की कसौटी पे खरी उतरने वाली बात कही। हाँ, ऐसा दिल को तो लग जाता, दिल को तो अपने अभी मित्र आए थे हमारे, मेरे बड़े बेटे का मित्र आया था, उसके पिताजी, उसके नाना जी ने उसे जबलपुर बुला लिया, मुंबई का लड़का, कहने लगे इसको आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा ये आशीर्वाद ही है कि मुंबई का लड़का आपके साथ आके बिजनेस जबलपुर में कर रहा है। लेकिन साहित्यिक बात है। 2 बातें ऐसी हैं, कहानी, उसमें एक कहानी भी सुनाऊंगा आपको कि अभी मुझसे एक मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, हैं तो वो पॉलिटिशियन है, लेकिन शायद कुछ पलों के लिए पॉलिटिक्स छोड़ दी होगी तभी सत्य बोल पाए। तो उन्होंने कहा, अन्नू भैया, संस्कृति, कला और साहित्य निर्धन हो तो चल जाएगा। राणा भाई बहुत बड़ी बात कह गए हम। संस्कृति, कला, संस्कार निर्धन हो तो चल जाएगा, परंतु धनवान संस्कृति विहीन हो तो पतन निश्चित है। आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। इसलिए बड़े बड़े लोग जो है ना, वो कल्चर है, संस्कार हैं, संस्कृति है, आर्ट है, वो बताने के लिए बड़ी बड़ी पेंटिंग खरीदते हैं। हो सकता है पेंटिंग का अप्रिसिएशन नहीं कर पाए, हुसैन की पेंटिंग खरीदेंगे, रज़ा साहब की पेंटिंग, अकबर पदमसी की, जहांगीर पदम, बड़े बड़ी पेंटिंग्स करते हैं, ये बताने के लिए कि हम, देखिए, हम एस्थेटिक्स से, सौंदर्य बोध भी हमारे अंदर है। फिर एक कहानी मुझे याद आ रही है कि यहाँ दिल्ली में एक कवि सम्मेलन हो रहा था, बड़े बड़े कवि आए थे, और हिंदी के दिग्गज महाकवि रामधारी सिंह दिनकर भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और पीछे थे दिनकर साहब। तो पंडित नेहरू का पैर थोड़ा सा डगमगाया, फिसल गया और पीछे झुक गए। दिनकर जी ने उन्हें संभाल लिया। लड़खड़ा गए थे सीढ़ियां चढ़ते हुए, स्किड कर जाते, और पीछे दिनकर जी ने उनको संभाल लिया। तो पंडित नेहरू ने पलट के कहा, धन्यवाद दिनकर जी। दिनकर जी ने कहा, पंडित जी धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, भारतीय राजनीति जब जब डगमगाएगी तब तक भारतीय कला और साहित्य से संभाल लेगा। तो भैया लिखते रहना, अच्छा लिखते रहना, क्योंकि तुम लोग अगर नहीं लिखोगे, हम तो कमर्शियल फिल्म बनाने वाले हैं, धंधा करने बैठे हैं, हम तो धंधा करने बैठे हैं भैया। हाँ, धंधा करते वक्त थोड़ा सा कला वाला की बात कर लेते हैं, लेकिन कला दिखाने के लिए नोट जब तक लोग नहीं दोगे तो कमर में ठुमके नहीं लगेंगे, ये सत्य है बिल्कुल। तो जिम्मा तो हम एक, मैं देखिए, आप पंगा लेते हो राणा भाई, आप, मैं उस वो इंटरव्यू भी मेरे बहुत डर लगता है कुछ भी। मैंने तो आज छोड़ दिया आपको कि वो प्रदीप जी का लिखा हुआ एक गाना है कि पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, फिर से उड़े आसमां में फिर से उड़े बादल गुलाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बाकी तो सब अंतरे ठीक है सबके, लेकिन उसमें एक अंतरा है, कहता है कि आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो। निरोत्पल भैया
आप जैसे सब लोगों के लिए, सब बच्चे बैठे हुए हैं। मुझे कहा गया कि बहुत पढ़े लिखे, कि आप यूपीएससी वाले भी बैठे हुए एग्जाम में। हाय हाय, तुमसे जलन है, मैं वही बनना चाहता था लेकिन काम आ गया यार। ये आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, मस्ती के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, मस्ती के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ये एक सवाल, अभी चूंकि आपने नीलोत्पल का जिक्र किया, नीलोत्पल ज़मीन की रचनाओं को अपने उपन्यासों में उठा रहे हैं, उन ज़मीन के सवाल उठा रहे हैं, और तीनों उपन्यास उनके बेहतरीन हैं। मतलब डार्क हॉर्स जिस रात मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं उसको ख़त्म किए बगैर नहीं सोया, और लगातार नीलोत्पल यहाँ आए 9 दिनों के भीतर एक उपन्यास लिख लेने की क्षमता या वो ताकत किसी में भी है तो शायद अभी नीलोत्पल में ही है, मैं मानता हूँ। और तीनों उपन्यास, आपका सिनेमा जो है, ये जो ज़मीनी सच्चाइयाँ हैं, इनको क्यों नहीं लेता है अपने सिनेमा की कहानियों में? सिनेमा तो मैंने बहुत कम देखा है। मैं सिनेमा नहीं देखता हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ, ओटीटी नहीं देखता हूँ, न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, और ना ही समाचार पत्र पढ़ता हूँ। आप मुझे मूर्ख बुला सकते हैं, गर्दभ बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। मूर्ख होना कोई अपराध नहीं है, और मैं ये अपराध नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी एक, जैसे कहते हैं, एक अवलोकन, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ये बता सकता हूं मैं। पॉइंट टू पॉइंट तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब समय चेंज हो गया है, अच्छा कथन आ रहा है, अच्छे विषय के ऊपर लोग बना रहे हैं। कॉरपोरेट जब से आए हैं उनको भी पता लगने लगा है, क्योंकि जनता, देखिए डिमांड और सप्लाई की बात है राणा साहब, अर्थशास्त्र का डिमांड और सप्लाई है। सप्लाई उसी चीज की होगी जिसकी डिमांड होगी। तो अब जनता भी चेत गई कि यार बहुत हो गया, अभी उनको भी नए नए सब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि पास्ट में हमने देखा कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम के ऊपर बड़े बासु भट्टाचार्य को ले लिया, ग्रेट, जो हमने हमारी इंडस्ट्री ने एक मत से एक व्यक्ति को, शैलेंद्र को ग्रेट माना है। आपको मालूम है, मजरू सुल्तानपुरी साहब को जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो उन्होंने कहा बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। फिल्मी गानों की वजह से मुझे ये पुरस्कार दिया गया है, लेकिन असल में फिल्मी गीत अगर कोई लिखता था तो उसका नाम था शैलेंद्र, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक कविराज हो, अब ये नीलोत्पल भैया हैं, ये लेखक हैं, कलाकार हैं, प्रोडक्शन में कभी मत चले जाना, वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, आप संभाल नहीं पाओगे। तो वैसा ही शैलेंद्र जी के साथ हुआ, और जो नुकसान था वो उनकी जान ले बैठा। असल में राज कपूर कहते थे इसका एंड चेंज करो, सिनेमा अलग, आप देखो सिनेमा एक अलग माध्यम है, लेखनी के द्वारा आप अलग माध्यम में बात कर रहे हो, लेकिन जब मैं उसको चित्रांकन करने जाऊंगा तो मैं आपने जो बात 3 शब्दों में कह दी है या 3 पंक्तियों में कह दी है, हो सकता है मुझे उसके लिए 4 पन्नों का सीन लिखना पड़े, विधा अलग हो गई है, वहां मैं लिबर्टी नहीं ले सकता हूं। अनु जी जहां आ गए हैं, मैं मारे गए गुलफाम, फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के बहुत बड़े कथाकार, उनकी फिल्म पे तीसरी कसम बनी, उस फिल्म को उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किया, अपना सब कुछ लगा दिया, फिल्म फ्लॉप कर गई, और उनके लिए वो एक तरीके से बहुत बड़ा डिवास्टेशन रहा। यानी कि आप अपनी काबिलियत और जो आपकी ताकत है आप उसी पर रहिए, उसी को आजमाइए, आप इधर उधर ना जाइए। अब मेरा सवाल, उन्होंने बहुत ही लगन के साथ, एक पैशन था कि मैं बनाऊं, लेकिन वो कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रख पाए। उसके बाद तो फिर मार्केट में चर्चाएं उड़ने लगी, जो मैं क्या ना, अभी शैलेंद्र जी हैं ना, राज कपूर हैं, बासु भट्टाचार्य वो भी मुझे लगता है वो भी नहीं है, ठीक है, वहीदा रहमान है। तो मार्केट में उन्हें लगा कि उन्होंने बिल्कुल पारिश्रमिक नहीं लिया था। नहीं, ऐसा नहीं था, शैलेंद्र जी ने सबको पाई पाई का हिसाब किया है, सारी कहानियां सब जी। आप ये मत सोचना कि सिर्फ फिल्म वालों की जन्म पत्रियां मेरे पास है, सबकी जन्म पत्रियां रखता हूं मैं, इतना शोध करता हूं, सबकी जन्म पत्रियां हैं, तुम सोचना मत।
तो 2-3 कुंडलियां खोलिए ना। कुंडलियां जरूरी है खोलने ना? का, कुंडली खोलने का। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि आपकी जो अपनी काबिलियत है उसी पर रहिए और जो राणा नहीं भाई आता है मैंने अपनी काबिलियत तो कभी बताई नहीं। मैं वहीं आ रहा हूं ना। नीलोत्पल भैया के कहा क्या आपका नहीं। आपका पैशन राइटिंग में है, लेकिन जब आप दूसरे माध्यम में आते हैं बहुत गुण, चतुर, चालाक, चौकस, चमत्कारी होना पड़ेगा। आपके फिल्मों में चूंकि बहुत तरह से जकड़बंदियां हैं, तो उसमें एक आदमी जो अपनी काबिलियत के बूते बहुत कुछ कर सकता है, उसकी गुंजाइश कभी कभी नहीं रहती है। अन्नू कपूर को लगा कि अन्नू कपूर जिस सांचे, जिस माटी के कलाकार हैं, बॉलीवुड के भीतर के इन खेमे बंदियों ने उसको मारा है। नहीं राणा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आपको मनमाफिक काम मिला, नहीं, मनमाफिक रोल ना मिले। ना 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 रोल नहीं मिले, लेकिन मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहता। फिल्म इंडस्ट्री का कोई दोष नहीं है। अरे मैं जनता को भी दोष नहीं देना चाहता। ये कोई शक्ल सूरत है क्या? ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है। अबे अगले जन्म में नॉट टैलेंट ओनली ब्यूटी मांगता है। कहेगा इसमें किसी का दोष नहीं भाई, मेरे जन्म का दोष है, नहीं है मेरे पास उस तरह का कोई बात नहीं। अगले जन्म में, अगला जन्म नाम का कोई चीज है। नो टैलेंट ओनली ब्यूटी, वन देश एंड ताकतन से 50 करोड़ दे गया बस। हाँ, ऐसा होना चाहिए सर। मुझे कोई वो नहीं है। और यहाँ आप सबके समक्ष उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला। ये भी इसलिए मत समझिएगा कि मैं कोई अपनी भड़ास निकालने की नहीं। अन्नू कपूर का कोई भड़ास भड़ास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे दुख दर्द जो है बहुत व्यापक और बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में मेरा अस्तित्व ही दुखदाई है। मैं, चूंकि अन्नू भाई ने छेड़ दिया है, बहुत कम लोगों को शायद पता है कि जिस तरह के बचपन से, जिस तरह के संघर्ष से अन्नू कपूर निकले हैं, वो मुझे लगता है कि विरले लोगों के साथ होता होगा। पिताजी की नाटक मंडली में काम। मैं चाहता हूं कि एक बार उन संघर्षों से गुजर जाएं, ताकि हिंदी के वो लोग जो शायद अन्नू कपूर बनना चाहते हैं और अपने जो हालात होते हैं उनके आगे वो हथियार डालते हुए से दिखते हैं, उनको उम्मीद जगे, उनको ताकत मिले। राणा भाई, एक तो हमारे लोगों का ये दृष्टिकोण कि हमको उसके जैसा बनना है, वो अप्रोच, वो एटीट्यूड, वो चिंतन ही सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि यहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति एक सिमिली के तौर पर, उदाहरण के तौर पर एक नाम लेने जा रहा हूं। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति परमात्मा की फैक्ट्री से निकला हुआ सोलो सिंगल पीस है। आप सब अनूठे हो, आप सब निराले हो। पूरी दुनिया में आपकी शक्ल जैसा मिल जाएगा, आपकी आवाज जैसा मिल जाएगा, आप नहीं मिलोगे। अब आपको करना क्या है कि अगर आप कह रहे हैं कि चमेली के फूल से कहो कि तुम गुलाब की तरह हो जाओ, गुलाब के फूल से कहो कि तुम जूही की तरह हो जाए, बहुत बुरी बात है। नहीं, गुलाब अपनी समग्रता के साथ खिल जाए, जूही अपनी समग्रता के साथ सुगंध बिकाए, बस वही है। तुम सबके अंदर पोटेंशियल है, तुम सब सुपरस्टार बन सकते हो। तुम्हें सिर्फ पहचानने की जरूरत है कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है, और कुछ भी नहीं। मेरा सवाल अन्नू भाई सिर्फ इतना ही था कि अन्नू कपूर की तरह कोई बने, ये तो गलत है। तो मैं यही तो दे रहा हूं कि तुमको नहीं हक में बनना नहीं है। हूं, लेकिन अन्नू कपूर के संघर्ष से गुजरे, या वो, चूंकि उस तरह के हालात सबके पास होते हैं, हालात नहीं बदलते हैं, उन हालात से इंसान अलग निकलता है, क्योंकि वो अपनी माटी और अपने सांचे का होता है। लेकिन अन्नू कपूर जिन हालात से निकले, मैं चाहता हूं कि एक बार उन हालात से होकर के आप गुजरेंगे। यहाँ मुझसे कहा गया कि यहाँ जो भी 1-2 लाख लोग बैठे हुए हैं, वो यूपीएससी, आईएएस, तो मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी। मैं विद्यार्थी भी, एकेडमिक्स मेरी ठीक थी। मैं चाहता था कि मैं आईएएस करके देश की सेवा करूं, यही था, आईएएस करके देश की सेवा करूं। लेकिन मेरे माता पिता निर्धन थे, दरिद्रता थी, इसलिए पढ़ाई बीच में छूट गई। 10वीं क्लास पढ़ी, उसके बाद पढ़ाई छूट गई। पिताजी ने कहा कुछ नहीं कर रहे हो, उनकी नाटक मंडली थी, जिसकी वजह से सोशल ऑस्ट्रेसाइज, सामाजिक बहिष्कार मेरे परिवार को बहुत सहना पड़ा है। तो पिताजी ने कहा ये कर लो। मैं रोया, मेरी मदर भी रोई, उनके सपने थे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। तो मन मर्जी, अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर नाटक मंडली ज्वाइन करनी पड़ी। 15 दिन इस गांव में, 15 दिन उस गांव में, 15 दिन उस गांव में लोटा लेके जाया करते थे, टेंटों में रहा करते थे।
बरसात आती थी तो वो हमारे लिए दुर्दिन लाती थी। बरसात के टाइम पे तो नाटक नहीं कर सकते, नाटक रोज करना है, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। नाटक नहीं होगा तो तुम खाना नहीं खाओगे। हमारे पास बैंक में थोड़ा कुछ जमा था। मेरी तनख्वाह 2 रुपया रोज थी, सबसे कम मेरी तनख्वाह थी। फादर को दूसरे लोगों की चिंता रहती थी, और सही बात है, पूरी नाटक मंडली चला रहे हैं, दूसरे लोगों के परिवार है, ये तो मेरा बेटा खा लेगा। तो 2 रुपया मिलते थे, तो सारा जो कुछ था, पैंट नई अगर खरीदनी हो तो मुझे तो बस ये था कि अगर जनता इनाम दे देती थी, इनाम का चलन होता था। इनाम मतलब अगर मैं गाना गा रहा हूँ, मैं मजनू बना हूँ और गाना गा रहा हूँ, और नीचे एक मुंडू खड़ा होता था, शमसुद्दीन वो खता, और अब मंडाल भैया ने बुलाया वहाँ पर, उन्होंने 2 रुपया दिखाया। अब मैं गा रहा हूँ, खुदा का शुक्र है लैला तेरे दरबार में आए, खुदा का शुक्र है लैला तेरे दरबार में आए, खुदा का शुक्र है लैला तेरे दरबार में आए, कि जिस सरकार के हम थे उसी सरकार में आए। अब उन्होंने बताया 2 का नोट कि भैया आओ। वो लड़का वहाँ गया भैया के पास, उन्होंने कहा 2 रुपये में से 1 रुपया दे दो उनको, मास्टर जी को, मास्टर अनिल कपूर नाम ना। तो वो आया और मैं गा रहा हूँ, वो एक्टर गा रहा है, और उसको आता हुआ देखा, इसके हाथ में 2 का नोट है, वो अलग हट गया। हाँ जनाब, जे हमारे गांव के जो मुस्किया सरपंच जी है नीलोत्पल मनाल जी, उनके 2 रुपये में से 1 रुपया का नोट मास्टर अनिल कपूर के काम के ऊपर खुश होकर दिया जाता है, मास्टर साहब की तरफ से और कंपनी के तमाम मुलाजमात और मालकान की तरफ से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ भैया गाओ। अब वो गया और ये गा, फिर गाना शुरू कर दिया, फिर गाना शुरू कर दिया। अभी क्या हो गया कि ये बैठे हुए हैं, एक गाना अच्छा लगा और इनके कोई राइवलरी बैठे हुए हैं, ये नीलोत्पल मृणाल जी हैं, एक दूसरे ठाकुर साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने 2 रुपये में से 1 रुपया दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कि इधर आओ, बोला 2 में 2 पूरे 2 रुपये की बात है रे भाई, याद है। तो फिर गाना गाते हुए रोक दिया। तो ऐसा चलने लगता था ये। तो इनाम के सहारे जो है फटी पैंट को ठीक कर लेते थे। इनाम 10-11 रुपये मिल जाता था, राजा भ्रतरी करके इनाम मिल जाता था, मजनू करके मिल जाता था, फरहाद करके मिल जाता था, कत्ले तमीज़न में मिल जाता था, राजा हरिश्चंद्र बन के बहुत राजा हरिश्चंद्र का जब सीन आता था, स्मशान का सीन, तो उस पर जनता रोती थी। राजा भ्रतरी के अंदर वो भी नज़ारा देखा है कि जब मतलब 750 गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ अगर पार्किंग में हैं तो मतलब पूरा ओपन एयर में शो होता था, पूरा खुला खेल है, जनता बैठती थी, जनता आपके साथ बहती थी, और अलख निरंजन जो होता था तो जनता गाती थी आपके साथ अलख निरंजन, और उस पर इनाम मिलता था, उसके सहारे हमारा जीवन चलता था। राजा भ्रतरी करते वक्त भी उतने ही समर्पित थे जितना लैला मजनू के सवाद के। दवा हर दर्द की, हर मर्ज की दारुल शफा ये है, मलायक जाके उनसे सर झुकाने की जगह ये है, मेरा ईमान ये है और हुसूल मुद्दआ ये है, गदा इसके हैं सब तख्त गाहे किब्रिया ये है, इसी दर से बशारत बेकसो मजनू को मिलती है, इसी से अक्ल रफ्ता ए पिसर मजनू को मिलती है। काबा में ले जा गए उसका बाप, मजनू कहता है कि बाबा मुझे मालूम है कि ये काबा है, मुझे मालूम है ये काबा है, मगर मेरे दिल में भी एक काबा है। इस काबे को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने खुदा के रहने के लिए बनाया था, मगर मेरे दिल के काबे को खुदा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है। कहो इंसाफ से एक आशिक रंजूर क्या समझे, इसे खाना खुदा समझे या इसे खाना खुदा समझे। जब फजल अजहजारो काबा दिल को किबरिया समझे, न समझे इस पे भी बंदे तो बस तुमको खुदा समझे। अभी ताली बजा रहे तब नोट मिलते थे तब नोट मिलते थे, हाँ बिल्कुल नोट मिलते थे। अनुभव वो गांव में ना मैं खाट बिछा के अपने द्वार पे सोया करता था, तो 1 किलोमीटर दूर एक हरसिंगार का पेड़ हुआ करता था, तो पुरवैया बहती थी तो वो खुशबू जो है आती रहती थी। तो एक तो पुरवैया, ऊपर से खुशबू, तो मैं चाहता था हवा चलती रहे, मैं यहीं लेटा रहूं और फिर बाकी सारा काम मैं छोड़ देता था। ये जो आपने लय पकड़ी है ना, हरसिंगार के इलाके से आती हुई पुरवैया सी है कि मैं डिस्टर्ब ना करूं, आप बोलते चले जाएं और इसका मज़ा मैं लेता चलूं। अद्भुत है ये, आप लगातार बोलते रहते तो बहुत अच्छा था ना। लेकिन राणा भाई क्या था कि ये तो बोलता रहूँगा, टोटल मेजर कैरेक्टर तो 13 है। एक कहावत है कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाएगा। यही दिल्ली है, यहीं पे आगे बढ़ जाएंगे तो मंडी हाउस, भगवान दास रोड पर राष्ट्रीय
नाट्य विद्यालय है। तो जब 1976 में साक्षात्कार के लिए आए तो इंटरव्यू हुआ, ऑडिशन हुआ। बड़े बड़े रंगमंच के बड़े बड़े दिग्गज, स्वर्गीय अब्राहम अलकाजी, स्वर्गीय हबीब तनवीर, फ्रैंक ठाकुरदास, रति बार्तोलोमियो जैसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लैला मजनू में से कौन सा रोल करेंगे। मैंने कहा ये 13 हैं जो आप बोल देंगे उनमें से कर देंगे। पूरा प्ले ही याद था, पूरा प्ले ही याद है। और उसकी जो एक तरफ आप हिंदी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप स्विच ओवर जब अरबिक के अंदर करते हैं या पर्शियन के अंदर करते हैं या उर्दू के अंदर करते हैं तो उतने ही सहजता के साथ होते हैं। वो ही सहजता है। उन्मुक्त था बंधन युक्त मेरा मन हो गया, उन्मुक्त था बंधन युक्त मेरा मन हो गया, जीवन में पहली बार आज कुछ हो गया। उन्मुक्त था बंधन युक्त मेरा मन हो गया, जीवन में पहली बार आज कुछ हो गया। खुल गया सत्य वास्तविक तथ्य किंतु नैन परिधि, खुली इस विधि कि नैन प्रांगण में था मैं ही मैं। खुल गया सत्य वास्तविक तथ्य किंतु नैन परिधि, खुली इस विधि कि नैन प्रांगण में था मैं ही मैं। प्रेम बंधन हेतु बांधा दृष्टि सेतु, दृष्टि सेतु पर भावों का आवागमन हो गया, जीवन में पहली बार आज कुछ हो गया। कोई करो बहाना वहां ना बहाना, दरगनीर सजनी अब पीर तजनी, तज व्याकुलता घर बाबुल का, आओ वक्ष में हृदय कक्ष में आकर रहो, ये घर तुम्हारा हो गया, जीवन में पहली बार आज कुछ। ये 50-55 साल पहले। लेकिन ये कविता आप बोलोगे, अगर अच्छे से बोलोगे, रोल में रह के बोलोगे, राजा भृतरी के रूप में बोलोगे। राजा भृतरी मेरे करने से पहले, राजा भृतरी जब मंदिर का सीन आता था तो वो फिल्मी गाना ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, ये गाते थे, ये गाते थे। मैं मूरख तू अंतर्यामी, ये गाते थे। और जब मैंने पहली बार मुझे इस मतलब जगह पे दलदल पे फेंक दिया गया, कहना भृतरी का रोल करना है, और जब वो सीन आया तो हमारे जो पैडल बाजा बजाने वाले फिलिप मास्टर साहब थे, वो चले गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और उनकी पत्नी जो थी, अम्मा कहता था भानुमति जी, अपनी गुरु ही है मेरी। तो मैंने सिर्फ इतना कहा, उन्होंने कुछ सुर दिया, मैंने उनकी तरफ देखा तो वो ओ शंकर मेरे बजा रहे थे, मेरी तरफ ये है, ये स्टेज है, ये बैठे हुए, ये हारमोनियम बैठे हुए हैं, नक्कारा बैठा है, ढोलक बैठा है। तो मैंने देखा और मैंने उस सीन में अशोकनगर, एक अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया मध्य प्रदेश में अशोकनगर, पहले गुना डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता। तो मैं उससे पहले बिहार भटकता हुआ चला गया था, घर से भाग गया था, माताजी से झगड़ा करके भाग गया मैं। तो वहाँ पे एक कमलेश जी हुआ करते थे, समस्तीपुर या दरभंगा के, वो भी मजबूरी में उनके नाटक मंडली में काम करना पड़ा। मजबूरी, सब कुछ मजबूरी में। एक्टिंग मेरा पैशन नहीं है, ना मैं अपना काम देखता हूँ, ना परायों का काम देखता हूँ, ना पूछता हूँ कुछ ना। तो उन्होंने एक दिन मैंने उनको गाते हुए देखा, राग मालकौस में उन्होंने प्रार्थना की, और उसके बाद ये जो शिव स्तोत्र जो गाया, तो मैंने वो 74 या 73 की 7 जनवरी को जब मैंने अशोकनगर में ये गाया तो सर मुझे पहला इनाम आया, और इसके ऊपर मुझे टोटल 8 या 9 रुपए इनाम आए थे। 8 या 9 रुपए कि जनता ने वो भृतरी के उस सीन में कभी देखा ही नहीं था। जटाटवे गला जल प्रवाह पावित स्थले, जटाटवे गला जल प्रवाह पावित स्थले, गले वलामवलंबिते भुजंग तुंगमालिकाम् ओम। डमा 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 डमट निनादव डमर्वयं, चकार चंड तांडवं तनोतुनः शिवा शिवम ओम। अब ये कितने साल पहले की बात, 74 कितना, 60 साल तो होने वाले, हो गए ना, 61 साल हो गए। तो
आज जब मैंने किसी को गाते हुए सुना तो उनको सिर्फ तांडव शब्द सुनाई पड़ा तो उन्होंने इसको वॉर का सॉन्ग बना दिया। जटाटविक गलज्जला प्रवाह पावतस्तले गले। आप जानते हो नहीं भाई, क्यों मेरे हिंदी संस्कृत की माँ बहने कर रहे हो यार? क्यों कर रहे हो? अरे ये देवों के देव महादेव की प्रशंसा है। आपकी आपकी जटाएं कितनी सुंदर है, आपके नयन कितने सुंदर है, आपके माथे पर जो चंद्रमा है, सुंदरता की प्रशंसा है, श्रृंगार रस है मेरे भाई। उसको उसी तरह से गाना चाहिए। प्लीज उसको वॉर क्राई मत बनाओ। अपनी भाषा को समझो, अपनी भाषा को समझो। वो अपनी भाषा हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, उसको सही बोलो। अब क्या करते हैं सुनिए, हिंदी भाषा में क ख ग फ नहीं है, ज नहीं है, क किस्सा नहीं, ख खुशी नहीं है। ज हर आदमी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्यों भैया? आप ये क्यों नहीं कह सकते आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई? क्यों नहीं कह सकते? सही कहने के लायक हो, सही कहना जानते हो और कह सकते हो, परंतु गलत बोलेंगे। बड़ी खुशी हो रही, आज की खास खबरें नहीं बोलेंगे। आज के मुख्य समाचार बोल सकते हैं, आज की खास खबरें ये, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। भाषा आपने अपने हिसाब से उसका जो डिस्टॉर्शन कर दिया। सही बोलो ना, हिंदी बोलो सही बोलो, उर्दू बोलो सही बोलो। चाइनी में आप देखो, जानबूझ के भाषा जो है, वो जो साउंड जो निकलती है ना, वो एक उदर का रेजोनेटर्स को बोलते हैं। यहां से भी साउंड प्रोड्यूस होती है, यहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड यहां से भी प्रोड्यूस होती है, ये यहां से नासिका की जो वहां से प्रोड्यूस होती है, और जापानीज फोक फॉर्म में कंधों से भी ये प्रोड्यूस होती है भाषा, साउंड जो आती है। तो मेरा ऐसा मानना है, और ये आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, ये अन्नू कपूर का अपना शोध है, अनुभव है, और उसको करके बताया है कि अगर आप 3 भाषाएं जानते हैं, संस्कृत, अरबिक और चाइनीज, ये 3 भाषाएं आपके सारे रेजोनेटर कवर कर लेती हैं, तो आप संसार की अधिकतर भाषाओं में पारंगत हो सकते हैं। अभी देखिए, संस्कृत का मैंने बताया, संस्कृत धगत 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 चला, देखिए कहां से चल रहे, धगत धगत धगत, ये धगत धगत धगत, ओम चामुंडे चामुंडे जय जय स्तंभ स्तंभ मोहे मोहे सर्वसत्वय नम स्वाहा, ऐसे ही बोला जाएगा। ऐसे बोलते ना आप? मैं नास्तिक हूं, परंतु मैं आपके धर्म का निरादर नहीं करूंगा, तौहीन नहीं करूंगा। मैं नास्तिक होने का अर्थ ये नहीं है कि मेरे मन में आपके लिए प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, नास्तिकता भी कास्तिकता ही है। वो तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। तो संस्कृत यहां से हो गई। अच्छा, बात निकली है तो आप सब लोगों के साथ सारे हैं, उपनिषद हैं, वेद है, पुराण है, पता नहीं कितनी भागवत पुराण है और वो सब है, लेकिन एक अद्भुत है, बृहदारण्य करके एक उपनिषद है, उसमें एक कोई प्रेमी आ गया होगा, मेरा जो सबसे प्रिय, जैसे कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल लव, बगैर किसी शर्तों के प्रेम है बॉस। और कोई शर्त नहीं है कि तुम यूं करोगी तो फिर तुम्हारा हो जाऊंगा, तुम ऐसे जाओगी तो तुम्हारा होऊंगा, कोई शर्त नहीं है। और वो श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख। कोई नहीं है, सबका भला हो, सब मंगलकारी घटनाओं के साक्षी बने, सब रोग मुक्त और दुख मुक्त हो, ऐसी ही मेरी मंगल कामना है। ऐसा संसार का प्रेमी पता नहीं कौन था भैया, कौन था ऐसा प्रेमी। बहरहाल संस्कृत का उदय यहां से है, ये और ये। अभी अरबिक लैंग्वेज जो है उसमें हलक का बहुत मसला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह कुल इल्लाहु असद अल्लाहु समद। ये देख, अल्लाह नहीं है, अल्लाह है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्लाह, ये अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये है। तो यह कवर हो गया। अब ये आया रेजोनेटर, तो ये नी हाओ मा, देखो यहीं से हो रहा है, मैं सही बोल रहा हूं आपको। चाइनीज नी हाओ का मतलब हाउ आर यू, नी हाओ मा ऐसे ही बोला जाएगा, नी हाओ मा ऐसे नहीं बोला, उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज बहुत लिमिटेड पिक्टोरियल लैंग्वेज है। नी हाओ मा, हाओ नी थाई के चिरा, ये आपको मैं बोल रहा हूं। आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है? चाइना के अंदर जाएंगे, एक दुकान के अंदर जाएंगे, सब भाषा की बड़ी समस्या है। आपके मन में चाइना के प्रति वो आम चाइना में आपके प्रति कुछ भी नहीं, जानते भी नहीं होंगे आपको। तो 7-8 लड़कियां हैं
और 3 लड़के हैं, वो भी लड़कियों जैसे हैं, तो सबसे पहले लड़कियों को आपको इम्प्रेस करना है तो सीख लो नी हम प्याउलियांग, ये आपने बोला ओ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, नी हम प्याउलियांग, ये बोल दिया तो यहाँ से ये हो गया। और चाय, हाँ बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, और आई लव यू और बात आगे बढ़ गई, वो आई नहीं मतलब आई लव यू बोल दिया। तो ये देखिए, ये सारी की चीजें कवर हो गई आपकी। आप कोई भाषा बोल सकते हैं। 2-3 साउंड ऐसी हैं जो जो साउंड है वो नहीं आएगी। फ्रेंच का है, लेकिन फ्रेंच को मैं बहुत अवैज्ञानिक भाषा मानता हूं। लिखा कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है। परंतु दुनिया में संस्कृत ही, और संस्कृत से जो निकली भाषा है, हिंदी भाषा ऐसी है जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, वही बोला जाता है। नीलोत्पल ही लिखा गया है, नीलोत्पल ही पढ़ा गया है, और नीलोत्पल ही बोला गया है। डीओ डू और जियो गू नहीं होता है। ध्यान रखना आप, हाँ ठीक है ना। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज जो अमेरिकन्स ने, मेरी वाइफ अमेरिकन है, मेरे बच्चे अमेरिकन है, उस घर के अंदर रहने वाला एकमात्र भारतीय मैं हूँ। और मैं अपने प्रोग्राम में कह भी चुका हूँ, आज तक मैंने अप्लाई भी नहीं किया है। तो मतलब मेरे घर में हिंदी तो नहीं बोली जा सकती ना, तो बरसों पहले मैं 1-2 बार सुना भी चुका हूँ। अभी तो धीरे धीरे हम जब बहुत ही, तो आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट वाले परिवार में अकेले आदमी हैं? मैं भारतीय भारत का। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं अप्लाई भी करूँ। ग्रीन कार्ड की भी कोशिश मैंने नहीं की। अपना ANI में मैंने बोला है इस बात को, कोशिश भी नहीं की। आप मुझे गलत साबित कर दीजिए, फांसी पे चढ़ा दे। मैंने कभी कोशिश तक नहीं की कि मैं ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करूँ। मैं दुनिया भारत छोड़ के अमेरिका जाती है, मैं अमेरिकन लड़की को 32 साल भाग आया देखा जाएगा तू, मैं देख। और वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, मेरी सोलमेट है वो। एक होता है ना पत्नी, हाँ नहीं, वो मेरी जीवन साथी है। मैं उसके बगैर मतलब जीना भी नहीं चाहता हूँ। मैं उसको इतना प्यार करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ मैं। वो मेरी सोलमेट है, अंग्रेजी वाले समझ जाएंगे। तो वो जब अभी तो हम जब धारा प्रवाह हिंदी बोलेंगे जैसे अपन लोग बोल रहे, उनको समझ में नहीं आए। धीरे धीरे तो हमारे घर पे एक शुरू में, ये बरसों पहले की बात है, कि एक हमारे घर पे कोई नौकर नहीं है, सब स्टाफ नहीं। और जब आप किसी से पानी मांगेंगे तो अगर मुझे किसी स्टाफ से पानी मांगना है तो मैं ललित पानी पिलाई प्लीज बोलना पड़ेगा। और ललित जब पानी लेके आएगा तो आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, 50 बार थैंक यू बोलना पड़ेगा, प्लीज एंड थैंक यू। सो धीरे धीरे उनको आया कि उन्होंने, छवि हमारा खाना बनाता था, छवि आज भैया के लिए बैंगन का भड़वा बनाना है। अभी क्या हुआ? अच्छा, अब वो छवि जो था बिहार, समझ में नहीं आया मैडम, ये क्या नहीं, हाँ नहीं, आप समझते हैं बैंगन जो एग प्लांट उसका बड़वा बनाइए। अभी समझ में ही नहीं आया। तो मैंने एक दिन बताया उनको, एक्सप्लेन किया, बैंगन का भरता है, बर्ता, बैंगन का BHARTA, बर्ता। ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बड़वा? मैंने कहा लेकिन अभी उसको समझ में, वो उसको सबसे पहला, शादी के बाद सबसे पहली उसने हिंदी की जो गाली सीखी है वो आपके इस विनम्र आदमी ने सिखाई है। मैंने कहा प्रेम से बात नाम उनके पटेल है, और होटल अमेरिका में होटल मोटेल एंड पटेल। सो अपने माता पिता की वो एकमात्र संतान, और अपने पिता की तरफ से भैया 100 वर्षों में पहली कन्या रत्न है। तो उनका बड़ा मान है, सम्मान है उनके, उनसे ज़्यादा तो उनके गांव में मैं जाता हूँ। मेरा अब आखिरी सवाल है, तो कि समय मैंने बहुत लिया है, बाकी मेरी टीम है, उसका हौसला भी आपको बढ़ाना है। जीवन में जैसे अभी मुझे ये लगा कि एक बड़ी उपलब्धि ये है कि आपने अपने सोलमेट को पाया। हर आदमी अपने जीवन का हिसाब करता है कि मुझे मेरे माफिक कितना मिला और कितना नहीं मिला। अन्नू कपूर को क्या हासिल करने की खुशी है और क्या नहीं हुआ जिसको करना चाहते हैं, या फिर एक कसक रह गई? हाँ भाई, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये तमन्नाएं, इच्छाएं
कभी रुकती नहीं है। मैं साधु संत नहीं हूँ, बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, लेकिन उन तमन्नाओं को हासिल करने के लिए मैं वासनामय नहीं हुआ हूँ। मेरे अंदर, मेरी वाइफ कहते तुम्हारे अंदर किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है। हाँ, मैंने कहा मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे अंदर किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों से कहूँगा, अगर तुम्हें इस दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें किलिंग इंस्टिंक्ट रखनी चाहिए, आज के दौर के हिसाब से रखनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, दोज हु प्ले विथ सॉर्ड्स आर अल्टीमेटली बाउंड टू डाई विथ सॉर्ड्स। मैं डिस्करेज नहीं करूंगा, ध्यान रखना, किलिंग इंस्टिंक्ट रखो, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि किसी सामने वाले की किलिंग इंस्टिंक्ट भी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी ऊपर होगी। ठीक है, आज मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, सो मैं उनके कार्यों में बिल्कुल दखल देने वाला पिता नहीं हूँ। मैं, अगर वो मेरे पास आए, पूछना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं अपने अनुभवों से के साथ साझा कर रहा हूँ, मैं तुम पे कुछ थोपना नहीं चाहता हूँ। बस इतना ध्यान रखना, इतना ही मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ राणा भाई, कि मेरे बेटे मेरे सामने ना तो बियर पीते हैं, ना सिगरेट पीते, कुछ नहीं पीते वो, और उनकी एक क्रेडिट उनकी मदर को भी जाता है। और मेरी बेटी जो है मुझे पापा बोलती है, मेरे 3 बेटे मुझे बापूजी बोलते हैं, और 3 बेटों की गर्लफ्रेंड्स बापूजी बोलते हैं, उनके सारे दोस्त बापूजी बोलते हैं। मैंने कहा बेटा ये बापूजी अच्छा टर्म है, मुझे बता। और उनके बच्चे बापूजी, अभी भी बापू, मेरे बड़े बेटे का दोस्त आया अभी मिलने अपने नाना के साथ, तो कहने मैं भी बापूजी बोलूँ फिर आपको। मैंने कहा बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोलिए बापूजी, अच्छा शब्द लगता है। एक दुनिया बनाई है आपने, सहेजी है, बहुत खूबसूरत है, सुन के ही लग रहा है। फटाफट 3-4 सवाल मेरे। जी। अभी जो सिनेमा है, अनु कपूर को कौन सा स्टार लगता है कि वो वाकई कलाकार है? जी, वाकई कलाकार है, हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ जी, आर्टिस्ट। तो अभी फिल्म में कौन सा हीरो ऐसा है जिसको आप मानते हैं कि शानदार आर्टिस्ट है अभी? हाँ। बड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं अभी सिनेमा देखता नहीं हूँ, और मैं प्लीज़ एक बात मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे गलत मत समझिएगा, मैं तो IAS करना चाहता था, मजबूरी में इस लाइन में आया हूँ। तो ना मेरे पास थिएटर के लिए शौक़ था, ना मेरे लिए सिनेमा के लिए शौक़ है। मैं अगर कहूँ तो जो आइकॉनिक जिन्हें बोलते हैं सिनेमा के, हिंदी सिनेमा के, दिलीप कुमार, उनकी गोपी देखी, कोहिनूर देखी, जो आपकी आइकॉनिक फिल्म्स में देखी नहीं है। अमिताभ बच्चन की मैंने अभिमान देखी है, सौदागर देखी है, और शायद दीवार फेंटली देखी है, वरना मुझे अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म मालूम नहीं है। राज कपूर की मेरा नाम जोकर देखी है, देवानंद की ज्वेल थीफ देखी है। अब आप पूछिए, मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में देखी हैं धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की, वो टीन एज जो भी मेरे पास थे। उसके बाद पैसे देखने के नहीं होते। और बाकी अभी के भी जो अभी के जब मैं कहूँ अभी के हीरो, तो वो अभी के हीरो भी 60 साल के हो चुके हैं और 22 साल की लौंडिया के साथ वो रोमांस करते हैं। और तो हमारे यहाँ का पहले चलन है, लड़की 22 साल की चाहिए, हीरो बेशक 60 साल का हो जाए। ये पुराना चलन रहा है और वेस्ट वालों को ये समझ में नहीं आता है। एनीवे, कि हमारा तो एटर्नल यूथ सिंड्रोम उसको बोलते हैं, वो हमेशा रहा है। आपकी एक मंच के ऊपर मैं बात कर रहा था, कुछ साल पहले की बात है, तो मैंने कहा जश्न रेख्ता में, मैंने कहा कि 2-4 अगर आप सब लोगों का प्रेम और आशीर्वाद रहा तो इतने दिन के बाद मैं 63 साल का हो जाऊंगा, ऐसा मैं बोला। तो पीछे से वो एंकर वालों को तो कुछ ना कुछ बोलना है, तो एंकर की आवाज़ है, नहीं अन्नू जी आप तो अभी दिल से जवान हैं। तो मैंने कहा एक बात बोलूं कि आपको भी बोल रहा हूं, जब भी कोई, ये मेरा स्टेटमेंट है, जब भी कोई शख्स व्यक्ति ये कहे कि वो दिल से जवान है, तो समझ लेना जवानी बाकी सारी जगह से गायब हो चुकी है। जवान आदमी, ये बच्चा, ये कभी नहीं बोलेगा अंकल मैं दिल से जवान हूं। ये जो अंकल नुमा लोग हो जाते हैं ना, वही बोलते हैं हम दिल से जवान हैं। और सारी जवानी जो है ना लड़की के संदर्भ में हो जाती है। जवानी का अर्थ है कि तुम अपनी सोच में, अपनी सृजनात्मक क्षमता के अंदर अभी मरे नहीं हो, तुम्हारा माइंड काम कर रहा है और शुभ दिशा के अंदर है। आपका कृष्ण भी बोलता है ना, परिवर्तन जीवन का नियम है परंतु शुभ दिशा में हो। यही ये कहना चाहता हूँ। और बाकी आप नाम लो तो बता, मैंने शाहरुख खान की एक फिल्म देखी है और चक दे इंडिया, और उसमें उसने बहुत अच्छा काम किया है, बस। और कितना? रणवीर सिंह?
और पूछिए। और रणबीर कपूर। जी रणबीर कपूर। जी। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नाम लेते रहिए आप, मैं तो मनोज वाजपेयी। है जी। मनोज वाजपेयी। उसने और मैंने हमने काम किया है, दो तीन फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिल्म नहीं देखी उसकी कोई। तो इसके बाद तो बाकी सिलसिला ही पीछे का होता है। नहीं, और भी आए होंगे। उसकी एक फिल्म देखी है मैंने, विक्की डोनर। बताऊं, क्योंकि उसके प्रीमियर में मुझे जाना पड़ा था, और आप ताज्जुब करेंगे, पोलैंड के अंदर मैं फिल्म जब रिलीज नहीं हुई थी तब भी उसका वो डिस्क लेके गया था। तो पोलैंड के जो बहुत बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ देखी थी। हमारे पोलैंड की जो इंडिया में एम्बेसडर थी श्रीमती मोनिका मोहता, उनकी वजह से वहां जाना हुआ, तो वो मैंने देखी है। पंकज त्रिपाठी। आप नाम लीजिए। अब और भी है जी। हाँ, मनोज कुमार जी की मैंने उपकार देखी, और उपकार देखी, यादगार देखी उनकी फिल्म, पूरब पश्चिम देखी जी, उनकी फिल्म। आपने राजेंद्र कुमार की फिल्में देखी हैं? राजेंद्र कुमार जी की सूरज देखी मैंने, धरती देखी। धरती का किस्सा भैया, वो नाम कैसा, धरती। हमारी माता जी, उनको वहीदा रहमान बहुत अच्छी लगती थी। वहीदा रहमान की प्यासा फिल्म के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो मैंने जैसे कहा कि हम तो अभावों के अंदर पले हुए, तो बड़ी मुश्किल से 12 आने 1 रुपए का टिकट मिल गया। धरती देखने चले गए, नाम धरती। तो माताजी ने कहा कौन सी फिल्म, कहाँ देख के? मैंने माँ धरती फिल्म, धरती। आ गए, और जब उन्होंने वो सीन देखा, टॉप एंगल का शॉट है, वहीदा रहमान भीग रही हैं, बदन दिखाई दे रहा है, साड़ी इधर, पेट दिखाई दे रहा है, खुदा भी आसमां से जब जमीन, तो उनको तो कल्चरल शॉक लगा, ये क्या है? उनके हिसाब से तो ये अश्लीलता थी पूरी। और उन्होंने, हम आगे बैठे हुए थे, लेडीज क्लास पीछे थी, उन्होंने अन्नो, तो मैंने कहा माँ अच्छा है आगे। अच्छा है आगे, आगे आएगा धरती। और भैया मुझे मालूम नहीं कि माताजी उठ के नाराज होकर चली गई। उनके लिए ये तो कल्चरल शॉक था बिल्कुल, क्योंकि 8 साल का था जब मैं, तब संगम आई थी, और माताजी से पूछा मैंने कि हम पिक्चर देखने जाएं संगम, तो शायद उनको पता पड़ गया होगा। माताजी ने सिर्फ ये कहा था, राणा भाई नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं है, आज तक संगम देखने नहीं गया मैं। माने नहीं, कोई जरूरत भी नहीं, और मैंने कुछ मिस नहीं किया सर। एक बात बताइए, क्योंकि मैं तो भी अब सुन लीजिए, उसके बाद धरती की कहानी तो सुन लीजिए आप, पूरी कहाँ हुई वो कहानी। घर पे जब आया तो पता पड़ा कि माताजी पहले आ गई हैं, और मुझे मार पड़ी थी तार से कि तुम इतनी गंदी फिल्में देखते हो, आप समझे। फिर तो माताजी को गए हुए 15 साल हो गए हैं, और उनको वहीदा रहमान ने प्यासा में एक वेश्या की भूमिका की थी, लेकिन बेटा पल्ला नहीं ढमकने दिया, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट था। और गुरुदत्त ने क्या काम किया, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। ये महलों, ये कूचों, ये ताजों की दुनिया है, ये उनसा के दुश्मन समाजों की दुनिया है, दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो का। वैसे आपको बता दूं, एक हिंद जो, जैसे हम कहें, ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, जिन्हें नाज है हिंद, जिन्हें किसी के जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये गाना है ना शायर के। हिंद जो शब्द है असल में अरबिक का शब्द है, और लड़की का नाम है हिंद। हिंद लड़की का नाम है, अरबिक शब्द है ये हिंद बेसिकली। सो ऐसा होता था। जो अच्छी फिल्म थी देखी है, राजेंद्र कुमार जी की ये फिल्म देखी है। सबसे ज़्यादा फिल्में राजेश खन्ना और धर्मेंद्र। मेरा आखिरी सवाल है, चूँकि ये एक असमंजस रह जाएगा मेरे लिए जी, मैंने पूछा नहीं, और पूछ लेता तो। अन्नू कपूर टीवी नहीं देखते, न्यूज़ नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, फिल्म नहीं देखते, तो अन्नू कपूर जो ये पूरा एक दुनिया लेके चलते हैं ज्ञान का, वो कहाँ से आता है? ऐसे आसमान से तो नहीं टपकता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से लेते हैं आप? नीलोत्पल मृणाल को गौर से सुनता हूँ, आपको गौर से सुनता हूँ, लोगों को गौर से सुनता हूँ,
अध्ययन, मनन और चिंतन, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। पढ़ता बहुत हूँ और जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं जिस देश को, देखिए इसके साथ तो मेरा भावनात्मक है, इसकी मिट्टी का संतान हूँ मैं, तो इसके ऊपर मैंने कहा था ना, मतलब हम भारत, आप सब भारत माता के लाल और लालियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। इस पर बड़ा जो कहते हैं वायरल होते हैं ये चीज़ें, वायरल जब ज़्यादा होने लगे तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने, एक रात ढल चुकी है, इस को दूषित नहीं होने दी, अच्छी अच्छी बातें की, नहीं, इसलिए तो मैं आपके बहुत मुताबिक अच्छी चलता बातें रहा। की। तो क्या बोल रहा था मैं, भूल ही गया, कुछ बात बोल रहा था। हाँ, जब घूम रहा होता हूँ मैं तो मेरा प्रिय देश जो है उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है इंटरलाकन, बर्नीज ओबरलैंड में। और मैं वहाँ पे कहता हूँ 20-25 साल से जा रहा हूँ, तो मैं कहता पिछले जन्म में यहाँ पे टैक्सी चलाता था। जब देखता हूँ स्विट्ज़रलैंड को, स्विट्ज़रलैंड के लोगों को, स्विट्ज़रलैंड की स्वच्छता को, कायदे कानून को, आप स्वतंत्र हैं फिर भी आप बहुत शालीन है, शिष्टाचार है, तो बस ये सोचता हूँ कि मेरे जीते जी तो शायद कभी ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे देश में। हमारी आबादी बहुत सारी है, 140 करोड़ हैं और समस्याएं 1,40,000 करोड़ हैं। तो कोई व्यक्ति इन समस्याओं को दूर नहीं कर सकता, कोशिश करेगा और हार जाएगा, वो समस्याएं दूर नहीं कर सकता जब तक कि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हों। और उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, हमें दूसरी तरह से अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। तो पढ़ता हूँ, देखता हूँ, वहाँ जाके अध्ययन करता हूँ। जैसे मेरे जो लेखक है, मैं फिक्शन से तो बहुत पहले दूर हो चुका हूँ। जो मेरी किताबें हैं वो दर्शन से जुड़ी हुई हैं, वो इतिहास से जुड़ी हुई हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और डिपेंड करता है कि मैं क्या चीज़ अभी मेरे पास एक प्रखर श्रीवास्तव, मैंने आपको भी फ़ोन किया था कि भैया उनका नंबर तो बताओ। एक किताब मैं पढ़ रहा हूँ जिसका शीर्षक है हे राम। ये प्रखर श्रीवास्तव ने इतनी घनघोर शोध करके एक एक चीज़ का सत्य और प्रामाणिकता के साथ ये किताब लिखी है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उसको बोलूँगा आज, प्लीज़ धन्यवाद देता हूँ। भरी महफिल में मैं उनका नाम ले रहा हूँ। ये पढ़ रहा हूँ। फिर एक डैनियल काइनेमैन की एक किताब है, वो भी डॉक्टर अवधेश सिंह ने बहुत बड़े चर्चा है उनका, अपना पॉडकास्ट में भी उन्होंने बुलाया। उनके उसके ऊपर डैनियल काइनेमैन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ये किताब है। एक जेराल्ड हैरल की एक किताब है जिसका नाम है जेराल्ड जार्ड, वो कोलैप्स ऑफ द सिविलाइजेशन। तो अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तुओं की नाम है और जिस छोटे से स्टेशन से गुजरता हूँ उसका नाम मुझे याद हो जाता है कि वो जर्मन स्टेशन, उसका नाम क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, उच्चारण कैसे किया जाता है। दुनिया वैन गॉग बोलती है, वैन गॉग बहुत महान एक चित्रकार था, महान चित्रकार, जो अभाव सड़ी हुई डबल रोटी खाता था वो, लेकिन जीवन की आयरनी देखिए, विडंबना देखिए कि वैन गॉग हम जिसको बोलते हैं, असल में उच्चारण व जो है डच में, डच भाषा जो हॉलैंड नेदरलैंड की भाषा है, वो फ हो जाता है और जो जी है वो ख हो जाता है। तो सही जो उच्चारण है वो फनखाख है, फनखाख। तो ये भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ हमारी भाषा को तो अंग्रेजियत वाले लोगों ने राम को रामा बोल दिया, कृष्ण को कृष्ण बोल दिया, एंड चाणक्य को चाणक्य बोल नहीं सकते, चाणक्य बोल दिया। ये दुर्दशा ठीक नहीं है, उच्चारण सही बोलना चाहिए। भाषा के माध्यम से तो कहते हैं भाषा में क्या रखा है, कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी बोल दो, माँ बहन की गाली दे दूँ मैं। वो हमारे फार्म हाउस के ऊपर एक आया था, वो थोड़ा ज़्यादा चतुर चालाक चमत्कारी वर्कर था, तो कहते थे मुझे तो भैया मुझे मालूम नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं क्या है, मुझे तो सब। तो ये इसी जोन में था वो। तो मैंने एक दिन उसे 20 रुपए का नोट दिया, मैंने कहा ले ये 1000 रुपए। नहीं ये तो 20 रुपए, मैंने मिला के झूठ क्या बोलता था, तुझे मालूम है, तो झूठ क्यों बोल रहा है कि तुझे मालूम है कि ये 20 रुपए नहीं 1000 नहीं 20 का नोट है। तो ये झूठ और आडंबरपन से दूर रह सको तो दूर रहना, अपनी चतुराई को ढाल की तरह इस्तेमाल करना, तलवार की तरह मत करना। तलवार की तरह तभी इस्तेमाल करना जब सामने वाला तलवार रहा, और सामने वाला तलवार ले आए तो भगवान के लिए शांति का संदेश मत पढ़ाना, मारे जाओगे। थैंक यू। आपने खत्म करते करते ना
फिर वही लाके छोड़ दिया। आप भी कम छोड़िए बड़े ना, खिलाड़ी अब नहीं मैं हैं तो कि कोई- तलवार लेकर के सामने से कोई आए तो फिर तलवार ही उठाना। नहीं, बिल्कुल उठाना उसका है, बिल्कुल। कोई दूसरा और रास्ता विकल्प नहीं सुनिए होता। राणा भाई, मैंने कहा ना आपको सी, वो छोड़ दीजिए, उसमें कंप्लेसेंसी लास्ट का एक है। कंप्लेसेंसी, आज चलता है यार, चल बे दादा चल, ये एटीट्यूड छोड़ दो, क्योंकि तुम हमेशा से, सहस्त्र वर्षों से केवल दुश्मनों से घिरे हुए हो। किसी पे तुमको विश्वास नहीं करना है। हर जुबने जिसके ऊपर विश्वास किया उसने ही तुम्हारे पीठ में छुरी मांगी है। किसी पे विश्वास मत करना, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे देश, तुम्हारे समाज के लिए घातक हो जाएगा। वो तुम अफोर्ड कर ही नहीं सकते किसी पे विश्वास रखना। किसी पे विश्वास नहीं करना है। किसी भी वक्त शत्रु किसी भी रूप में तुम पे अटैक करके तुम्हें नष्ट कर देगा, तुम्हारा वध कर देगा। तो तुम शांति पाठ भी करना तो आसपास के 15 प्रहरियों के हाथ में AK-47 और बाजू रख के करना, बाजू का रख के करना। यू कांट अफोर्ड। इजराइल ने कहा था हम हथियार रख देंगे, वो अगर हथियार रख देंगे तो शांति हो जाएगी। इजराइल हथियार रख देगा तो हम खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। आप ध्यान रखना, लड़ना है। इस देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं रही है, इस देश के लिए जीने वालों की कमी रही है। तुम्हारा और मेरा नाम उस लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। हम देश के लिए जिएंगे। मैं आपकी इज्जत में कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इजराइल का हवाला दे करके, देश के भीतर खतरों की बात कह के, लड़ने का जज्बा लोगों के भीतर होना चाहिए बात कह करके आपने बहुत कुछ कह दिया है। तो लाजमी है कि सवाल पूछ करके उसको मैं आगे नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी तरह चिंता के स्तर पर जो लोग सक्रिय हैं, जो सवालों से जूझते हैं, लगातार पढ़ते हैं, दुनिया को देखते हैं, भाषा के स्तर पर इतने सजग हैं, इतने समृद्ध हैं, हिंदी का समाज अगर अन्नू कपूर की तरह सोचना और बनना शुरू करेगा, मैंने अन्नू कपूर की तरह कर, अन्नू कपूर नहीं, तो शायद उसकी सदगति है इसमें। और ये मंच हमने इसीलिए रखा कि हम कम से कम अलग अलग मत के लोग जो होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सहमतियों का साझा कोरस हो या असहमतियों का अंधा विरोध हो, लेकिन ये है कि मैं आपको सुन पाऊँ, कोई और कहता है उसको भी सुन पाऊँ, एक कुछ रास्ता निकलता हुआ सा दिखे। आपने इस मंच से अपनी बात रखी है, मुझे लगता है कि कुछ राहें तो आपने भी अपनी तरफ से बताई हैं जो अभी आपने कही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आप आए हैं। लो, मैं फिर से कहता हूँ कि अन्नू कपूर एक फ़ोन पर अगर मुंबई से दिल्ली तक बिना कुछ कहे अपना तमाम काम छोड़ करके, और कई तरह की परेशानियां निजी होती हैं, वो भी व्यावसायिक होती हैं, वो भी कितने नुकसान हुए होंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सीधा आ गए हैं और मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि अन्नू जी आप आ जाइएगा। आपके आने से मंच मेरा पूरा हो जाएगा, और मंच पूरा ही नहीं हुआ, समृद्ध हुआ, आबाद हुआ, और एक तरीके से मेरा यज्ञ आपने संपन्न किया है।